मेरे ख्याल से मैम हाफ ऑफ द प्रॉब्लम तो वही एंड हो जाती होगी जहाँ पे बोथ ऑफ देम आर विलिंग टू कम टू यू कि हम दोनों के वो स्पार्क खत्म हो रहा है एंड हमें वो एनर्जी वापस चाहिए अपने रिलेशनशिप में हाँ, ऐसे कपल्स अभी कम आते हैं पर आते हैं कि दैट वी वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द मैरिज। ऐसा ग्रुप अभी कम है। जैसे प्री मैरिज काउंसलिंग है, अब लोग ग्रेजुअली प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए आते हैं। दे वांट टू टॉक अबाउट कि हम एक दूसरे को शादी से पहले समझना चाहते हैं। दे आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप बट दे वांट टू कम एंड टॉक अपने कोर्टशिप पीरियड में कि अब हमारी क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, इनकी ऐसी है, हमें किन किन एरियाज को पहले से डिस्कस कर लेना चाहिए। मैम ज्यादा यू मस्ट बी डीलिंग विद ब्रेकअप्स आल्सो कि ब्रेकअप के बाद पीपल मस्ट बी कमिंग जी, टू यू कि कैसे हैंडल कर ब्रेकअप मींस एज एन लाइक रिलेशनशिप भी हो सकता है, जी मैरिज भी हो जी सकता है, जी इट इज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर जी। समवन एंड मूव आउट ऑफ इट। वो वाली सिचुएशन के अंदर आप कैसे हैंडल करते हैं एंड ज्यादातर मतलब विमेन फिर भी ज्यादा ओपन है अबाउट मेंटल हाँ, हेल्थ। वुमेन कम मोर देन मेन। दे आर लाइक कि मैम हमें आना है, हमें हेल्प चाहिए एंड दिस इज व्हाट हाँ, वी आर मेन गोइंग। ऑल्सो कम। जैसे ले ऑफ्स होते हैं एंड उनके अपने अलग स्ट्रगल्स हैं, सो सम मेन ऑल्सो कम एंड टॉक अबाउट द करियर फॉर स्ट्रगल्स एंड एग्जाम्पल अदर मेरा थिंग्स। ब्रेकअप हुआ आफ्टर अ लॉन्ग रिलेशनशिप, मैं आपके पास आया कि मैम हेल्प मी मूव ऑन एंड दिस इज दिस। तो तब आपका कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, तब आप क्या कैसे स्टार्ट करते जी, हैं? मुझे देखना होता है कि आप ग्रीफ में हैं। ग्रीफ में है तो ग्रीफ की कौन सी स्टेजेस से आप गुजर रहे हैं, क्या आप अभी भी अपने एक्स के टच में हैं, बिकॉज बहुत बार ब्रेकअप होने के बाद भी ब्लॉक अनब्लॉक टू एंड फ्रो चलता रहता है, पूरा एंड होता नहीं है। मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनके डिवोर्स के प्रोसेस चल रहे हैं पर वो अभी भी बात करते हैं, मिलते हैं। अभी भी उनका एक कंफ्यूज स्टेट है कि राइट हमें अलग होना है, नहीं। वो वाला ग्रुप भी एक ग्रुप है जो राइट अभी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में है, क्योंकि जब वो प्रोसेस हो रहा होता है तो बहुत सारी चीजें रियलाइज होती हैं एंड पीपल वांट टू मेक थिंग्स बेटर एंड ऑल दैट। बट जिनका ऑब्वियसली पूरा एंड हो चुका है और वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो वाला एक ग्रुप है जो डेफिनेटली आता है, क्योंकि वो ग्रीव कर रहा होता है। बहुत सारी नई चीजें होती हैं, बहुत तरह के नए स्ट्रगल्स होते हैं, पूरा आपको अपना लाइफ का विजन चेंज करना होता है। आपको अब डिफरेंट तरह, आप ऐसे देख रहे थे अब आपको ऐसे देखना होता है कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। आई हैड थॉट दिस वुड बी माई लाइफ बट नाउ इट इज डिफरेंट। सो अपनी गलतियां, दूसरे की गलतियां, सब कुछ कांस्टेंट। कंपैरेटिवली किसके लिए ज्यादा इजियर है टू मूव ऑन? दोनों के लिए डिफिकल्ट है, बस ये है कि एक थोड़ा एक्सप्रेस। ज्यादा होता होगा ना ये। नहीं, मैं ऐसा कुछ थोड़े नहीं कुछ कहूंगी। कुछ लोग इमोशनली, जैसे कोई जेंडर इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग चलता है, कुछ वीक है। जैसे जैसे मैं फिजिकली बोल देता हूँ कि आप किसी लड़के को बोलो कि तू 50 kg का डंबल उठा के वहां तक चला जाए, प्रॉब्ली अ गर्ल कांट वॉक, ऑल द गर्ल्स कांट वॉक अप टू दैट देखिए, लेवल। वैसे इमोशनल बर्डन भी इज सिमिलर। गर्ल्स का इनिशियल रिस्पॉन्स थोड़ा ज्यादा होता है, उसके बाद वो कोप अप करती हैं। मेन इनिशियली उतना नहीं समझ पाते हैं कि एक बड़ा लॉस उनका हुआ है। बाद में रिस्पॉन्स आता है एंड देन इट गेट्स डिफिकल्ट हाँ, क्योंकि वो बट आते भी मच लेटर है। पर मेन के साथ एक ये है ना कि उनके कोपिंग मैकेनिज्म्स भी होते हैं। जैसे कुछ लोग स्ट्रेस में या ग्रीफ में कैसे कोप करते हैं, कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, नशा करने लग जाते हैं, कुछ लोग वीडियो गेम्स में चले जाएंगे, कुछ लोग पार्टी पबिंग, बहुत सारी और चीजें करने लग जाएंगे टू डिस्ट्रैक्ट, विच इज एन अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। ऑल दीज बिहेवियर्स। कुछ लोग काम में बहुत ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। कुछ लोगों का वो वाला कोपिंग मैकेनिज्म है। काफ़ी सारी वुमेन इनिशियली जब उनका ब्रेकडाउन होता है तो बहुत क्राइंग, खाना नहीं खाना, काम पे नहीं जाना, किसी से नहीं मिलना, बेड पे लेटे रहना, वो एक उनका रहता है। आप देखेंगे कि जब हस्बैंड वाइफ का कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो भी काफ़ी बार वुमेन इनिशियली बहुत सैड हो जाना, क्राइंग करना, वेट करते रहना कि कब चीज़ें ठीक होंगी, बार-बार एड्रेस करना इश्यू को, बार-बार जाके उस बारे में बात करना। व्हेयरएज़ मेन विथड्रॉ, दे टेक टाइम। कोई ऐसा केस है वहाँ दोनों जेंडर्स का जहाँ पे मूविंग ऑन वाज लाइक दैट डिफिकल्ट, और लेटर आके आप मतलब मेन लेटर आए, women अर्ली आए, बट वो वेरी डिफिकल्ट दिस थिंग टू हेल्प देम टू मूव ऑन? इट इज़ डेफिनिटली डिफिकल्ट बिकॉज़ कोई जब ऐसा आप केस, कोई ऐसा केस आपको याद आ ऐसे ओवर द टॉप? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जैसे अभी करेंटली आई हैव दिस वुमन जिनका डिवोर्स कंप्लीट हुआ।
who was definitely finding it difficult to cope up. और हुआ ये कि उनके पेरेंट्स ने भी उन्हीं को ब्लेम किया for the whole separation process, जिसमें क्या हुआ कि घर से वो सपोर्टिव वाली फीलिंग नहीं आई और उनको बहुत घबराहट होने लगी क्योंकि फ्यूचर बहुत अनसर्टेन लगने लगा और ऐसा भी प्रेशर हुआ पेरेंट्स की तरफ से कि अब आपको दूसरी शादी करनी है। वो एक अलग लूप स्टार्ट हो जाता है कि आप कब तक कैसे रहोगे, या अब आपकी बच्ची भी है, आप उसके साथ कैसे रहोगे सारी जिंदगी, या आप हमारे साथ कब तक रहोगे। ऐसे में व्हेन शी हैज टू लुक आफ्टर द चाइल्ड हु इज 8-9 years old गर्ल, हर ओन पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन, शी वॉज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप। इस बीच में उन्होंने किसी और के साथ भी वो मिली और उस पर्सन ने उनको कुछ फाइनेंशियल लॉसेस दे दिए। ऐसे में जब ब्रेकडाउन कांस्टेंट होता रहता है, आप एक रिलेशनशिप से निकले, आप दूसरे में आए, दूसरे में भी आपको चीटेड फील हुआ, देन a lot of work has to be done. This needs regular sessions, once a week, twice a week. The person comes regularly, जिसमें हम कुछ relaxation exercises करवाते हैं उनको anxiety के साथ cope up करने के लिए। और अगर biological symptoms बने रहते हैं, जैसे नींद में प्रॉब्लम, भूख में प्रॉब्लम, तब उनको साइकेट्रिस्ट के पास भी रेफर किया। With this woman, yes, she was referred to a psychiatrist. कोई ऐसा मेन के साथ भी कोई ऐसा केस हो? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेल हार्ट ब्रेक के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनने को आती है। इनके ऑलरेडी इमोशनली बहुत सब कुछ इमोशन इनके सबसे ज़्यादा सप्रेस करते हैं एंड एक हार्ट ब्रेक वगैरह वाली एक ऐसी चीज़ है कि फिर देन इट स्टार्ट्स कमिंग आउट लाइक ऑब्सेशन एंड कमिंग आउट लाइक वेरी वेरी वियर्डली। देखिए, जैसे अभी जो मेरे पास एक पर्सन आए जिनका सेपरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उनके साथ अल्कोहल जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में जो फर्स्ट स्टेप है वो यही था कि उनको ये कम्युनिकेट करना कि कैसे अल्कोहल आपको और ज़्यादा डिप्रेसिव सिम्टम्स देगा, क्योंकि अल्कोहल डिप्रेसेंट है। शुरू में आपको गुड गुड फील कराता है, फिर आपको सीधा नीचे ले जाता है। सो उसमें अल्कोहल छोड़ना वाज द फर्स्ट स्टेप टू मूव ऑन, क्योंकि वो आपको मूव ऑन करने ही नहीं देगा। वो सारी पुरानी पास्ट मेमोरीज लेकर आएगा, नेगेटिव थॉट्स बढ़ाएगा, आपको फील करवाएगा कि कैसे आप गलत थे हर चीज़ में, या जैसे कैसे कोई और गलत था। जब आप उसी साइकिल में, क्योंकि वो भी क्या कर रहे थे, वो पूरा मूव ऑन हो नहीं पा रहे थे। जो उनकी पार्टनर थी वो उनको फॉलो कर रहे थे, वो कहाँ घूमने जा रही हैं, वो कैसे मूव ऑन कर गई। क्योंकि इसमें एक और पेन भी आया कि वो घूम रही है, वो एंजॉय कर रही है, वो अपनी लाइफ जी रही है और मैं रुक गया। वो प्यार सच्चा नहीं था कि वो तो इतनी जल्दी मूव ऑन कर गई, इतना आसान था उसके लिए। हाँ, तो ये जो एक फीलिंग है कि मतलब जो मैं देख रहा था वो सब झूठ था, वो अपना रिलेशन सारा झूठा लगने लगता था, एवरीथिंग इज तो वो रियलिटी जो मैं जी रहा था इतने सालों से, क्या वो सही नहीं थी। एंड डेफिनेटली उसके बाद देन अल्कोहल, तो उसको बिलीव कराना कि जो तेरे साथ था टाइम, वो भी जेन्युइन, डोंट हेट दोज मेमोरीज एंड डोंट टेक इट आउट ऑन यू। लेकिन वो तब होगा जब अल्कोहल का इम्पैक्ट हटेगा, क्योंकि आपकी लॉजिकल थिंकिंग तो खत्म हो गई ना बिल्कुल ही। सो जो ऑलरेडी लो चल रहा है, अगर वो अल्कोहल लेगा तो वो डबल लो हो जाएगा। इसीलिए उनको भी साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करा, बिकॉज अल्कोहल का क्रेविंग हटाने के लिए ही हैड टू बी ऑन मेडिकेशंस। क्योंकि अल्कोहल में यही होता है ना कि अगर आप नींद के लिए अल्कोहल ले रहे हो तो आज जो नींद आपको 2 पैग से आएगी, अब आपको उसके लिए क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। करेक्ट। फिर अगर आप छोड़ दोगे लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेने के बाद तो आपको विड्रॉल्स होने लग जाएंगे। सो इट्स अ टीम अप्रोच। वहां से कुछ वर्क हुआ ताकि थेरेपी काम कर पाए, ताकि मैं जो बोल रही हूँ वो उस चीज़ को प्रोसेस कर पाएँ, उसको समझ पाएँ, घर जाके उस बारे में सोच पाएँ। बिकॉज थेरेपी का असली काम थेरेपी रूम में कम और थेरेपी रूम के बाहर ज़्यादा होता है। प्लस एक रूटीन में लेकर आए उनको, एक स्ट्रक्चर्ड डे में लेकर आए, उनको एनकरेज किया कि लोगों से मिलें, अपनी पसंद की चीज़ें करें, काम पर जाएं, क्योंकि सारा दिन बेड पे लेटे रहना, नहीं नहाना, तैयार नहीं होना, कुछ ना करना, सारा होप ऑफ फ्यूचर छोड़ देना, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होता है। मैम, आज की डेट में काफ़ी केसेस ऐसे भी आते हैं जैसे लोग अपने अचीवमेंट जो उनको बचपन से रैट रेस सिखाई जाती है कि ये अचीव करना, आपने अब जॉब कर दी है, अब शादी कर दी है, अब बच्चे करते हैं, वो सब कुछ वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी चल रहे हैं। दे हैव अचीव्ड एवरीथिंग, बट उसके बाद भी वो हॉलोनेस, वो लोनलीनेस
स्पेशली इन मेन। क्योंकि आपने एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए कर लिया ना सब कुछ, आपका इंटरनल तो उसमें था ही नहीं। मे बी आप कुछ और, मे बी आप क्रिकेट खेलना चाहते थे, आप कुछ और करना चाहते थे, आप दुनिया घूमना चाहते थे। तो आपको अब बार बार ये सोचना पड़ रहा है कि अभी नहीं कभी और, अभी नहीं बाद में। प्लस देयर इज समथिंग कॉल्ड हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन, जिसमें कुछ लोग फुली फंक्शनल होते हैं, सब कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, दोस्तों से मिल रहे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, काम पे जा रहे होते हैं, सो कॉल्ड फंक्शनल होते हैं फुली, बट अंदर से बहुत हॉलो फील कर रहे होते हैं। एंड हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन इज वेरी कॉमन। कुछ लोग अपने आप को इतना ऑक्यूपाई कर लेते हैं कि वो अपने थॉट्स को एड्रेस ही नहीं करना चाहते। उनको मैम नॉर्मल सोसाइटी के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पता चले कि मेरे साथ जो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना ये तो, कि वो कि कुछ है जो ठीक नहीं है। एंड इट कैन बी बायोलॉजिकल ऑल्सो, जैसे विटामिन D3 B12 डेफिशिएंसी से भी एक हॉलोनेस, एम्प्टी वाली फीलिंग आ सकती है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी आ सकती है। डॉक्टर से कंसल्ट करना, अपना कंप्लीट चेकअप करवाना, अंडरस्टैंड करवाना। एंड ऑब्वियसली जब आप एक साइकोलॉजिकल इंटरव्यू देते हो, आप डिस्कस करते हो अपनी चीज़ें, सो ग्रेजुअली उस सेशन में बहुत सारी चीज़ें क्लाइंट्स बोलते ही है कि हाँ मैम ये तो अभी आपको बताया ना, अभी अभी रियलाइज हुआ, ये तो मैम मैंने सोचा ही नहीं था। क्योंकि हमारे पास जब लोग आते हैं तो वो ऑलरेडी बहुत सोचने के बाद, सारा होमवर्क करने के बाद, सारा इधर बात कर ली उधर बात, काफ़ी बार लोग अपनी तरफ से तो लोग सारे सॉल्यूशंस निकालने के बाद ही पहुंचते हैं, पहली बार में ही हमेशा लोग नहीं पहुंचते हैं। बट ऑब्वियसली जब आप एक न्यूट्रल स्पेस में डिस्कस करते हो तो वहाँ पे कुछ इंसाइट्स आते हैं, कुछ रियलाइजेशंस होते हैं जो हेल्प करते हैं टू ग्रो एंड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई इज दिस हैपनिंग विद मी। मैम एक और चीज़ है कि आप कभी मैं थोड़ा मेन मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि विमेन मेंटल हेल्थ के बारे में ऑलरेडी अवेयरनेस जी। काफ़ी है एंड दे आर वेरी ओपन आल्सो अबाउट इट, जी बट मेन बात नहीं कर पाए। आपके साथ जी कितना भी डिप्रेस्ड इंसान बैठा और आप उससे पूछोगे सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, वो ठीक नहीं है हाँ एंड ठीक नहीं है, आई एम ओके इज नॉट ओके। या मेन मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम अभी तक कुछ कर नहीं पाते, मतलब क्योंकि हम लोग मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि हम लोग अब लेटली फेमिनिज्म के टाइम पे हम बोलते हैं कि हम अपनी बेटी को लड़के की तरह रेस करेंगे। क्यों करोगे, लड़के ऑलरेडी गलत तरीके से रेस्ड है, उनको आपने इमोशन सप्रेस करना सिखाया। लड़कियां ऑलरेडी एक्सीलेंट है, उनको और फ्री होने तो, जैसे वो चाहती है वैसे जीने दो। वाई इफ द बार की सेट की ये मर्दों की तरह इनको रेस करना, बट मर्द तो ऑलरेडी बेचारे इमोशनली अलग वल्नरेबल स्टेट पे है। आई थिंक इस सेंस में नहीं बोल रहे हैं, आई थिंक इक्वालिटी के सेंस पे बोल रहे हैं। बट इक्वालिटी के सेंस में मैम फिजिकली विमेन सफर अ लॉट, इवन इमोशनली, बट फिजिकली थोड़ा ज्यादा है। मेन फिजिकली कम, इमोशनली ज्यादा सफर कर रहे हैं, तो इक्वालिटी तो बैठ ही नहीं रही ना। वो तो हम लोगों ने दिमाग में ले लिया कि हमें वैसे वो जॉब वाला फ्रीडम चाहिए, ये वाला फ्रीडम चाहिए, बट वो फ्रीडम के बाद वो कितना प्रेशर के साथ आ रहा है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। मतलब वी आर डूइंग रॉन्ग इनडायरेक्टली टू वुमेन ऑल्सो। अब आज की डेट में आप यूएस पे एंटी फेमिनिज्म के डिस्कशंस होने लगे एंड दैट इज ऑल्सो ऑन द राइट। कह रहे किसने ये सेटअप बनाया है कि फेमिनिज्म के हम इतने घंटे जाके काम करना चाहते हैं। वी आर वेरी हैप्पी बीइंग ट्रेडिशनल वाइज, वी आर हैप्पी व्हेन मैन इज प्रोवाइडिंग फॉर अस, हमें नर्चरर बनना है। व्हाई आर यू देखिए, पुटिंग सो क्योंकि- मच प्रेशर ऑन अस? क्योंकि इसमें मैं ना ये कहूंगी कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है वुमेन का जो आज भी सफर कर रहा है। ठीक है, आप कुछ वुमेन को देख रहे हैं जो एम्पावर्ड है सो कॉल्ड, बट आज भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है वुमेन का जो एम्पावर्ड नहीं है, जो आज भी अपने घरों में बोल नहीं सकती हैं। दिल्ली में आज भी ऐसे घर हैं जहाँ पे अगर मदर इन लॉ सोफे पे है तो उनकी दोनों बहुएं जमीन पे बैठेंगी, अगर आप दिल्ली की ही बात कर ले तो ऐसा नहीं है कि मेट्रो में सारे घरों में वुमेन के लिए इक्वालिटी है। आज भी जो होम मेकर हैं उनको पैसे मांगने पड़ते हैं और उनको पूरे नहीं मिलते हैं। टू एन एक्सटेंट इवन बिग बिजनेस फैमिली में भी, सो कॉल्ड वेल टू डू फैमिलीज में भी, अगर किसी की बहू को एक बेडशीट चाहिए अपने बेड पे, तो ऐसे भी घर हैं कि उनको बेडशीट चॉइस करना भी अलाउड नहीं है। Correct. वो किसी भी घर से आई हो, Correct. कितने भी वेल टू डू घर से आई हो, पर आज भी डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेशन, उनको आज भी बोलना अलाउड नहीं है। आज भी अगर वो भी सपोज काम से आई है और उनके हस्बैंड भी काम पे आए हैं, पर फ्रूट तो वो ही काट के देगी। वो एक जेंडर रोल जो डिसाइडेड है
वो इतना स्ट्रांगली कंडीशनड है, और वुमेन सफर करती है. मोस्ट ऑफ द वुमेन कम एंड टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस इन देयर फैमिलीज, व्हिच इज नॉट राइट. which I don't ठीक deny है. also. हाँ, वो एग्रेशन का एक रूप ले लेता है, वो मैं समझती हूँ कि वो एक एरिया ऑफ कंसर्न है. मेंस मेंटल हेल्थ के लिए तो मेन को भी कहीं ना कहीं अपने थॉट पे काम करना होगा. जैसे जब हम कॉर्पोरेट्स में जाके वर्कशॉप्स करते हैं, जब हम कॉर्पोरेट्स में जाके स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वर्कशॉप करते हैं या हम और टॉपिक्स पे वर्कशॉप करते हैं, तो यूजुअली हम जब उनको एनकरेज करते हैं दैट दे शुड टॉक अबाउट थिंग्स, दे डू टॉक, पर उनको वो स्पेस और वो एक प्लेटफॉर्म चाहिए. जब आपके माइंड में टू डू लिस्ट ही चलती रहेगी, या आपको काम पे जाना है, या संडे को भी आपके पेंडिंग काम है, या आपको ये लग रहा है परिवार को घुमाने लेके जाना है, या मुझे ये काम करना है, मुझे ये शॉपिंग करानी है, या ये खराब हो गया प्लम्बर को बुलाना है, आप खुद को तो देख ही नहीं पाओगे ना. Right. तो ये एक रियलाइजेशन होना जरूरी है कि मुझे खुद के लिए कुछ कुछ चीजें करनी है. वही गाइडेंस, उसी गाइडेंस की आप विमेन एम्पावरमेंट में बिल्कुल काम करिए, उनको एम्पावर करिए, लेकिन मेल गाइडेंस भी जरूरी है, वरना इनडायरेक्टली वी आर पिचिंग देम अगेंस्ट ईच अदर. फिर इसीलिए ये जेंडर बेस्ड नहीं होना चाहिए ना. ये दोनों की, ये तो ह्यूमन बीइंग के लिए है. बट वो क्या है कि मैम कि जब लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं ना, तो क्योंकि कंडीशनिंग हमारी ऐसी है कि तू रो नहीं सकता, तू बोल नहीं सकता, तू जा नहीं सकता है, तू लड़का है, तू लड़की की तरह क्यों रो रहा है, ये वाली एक सोच है, और ये पेरेंटिंग में ही बदलेगी. देखिए, ये माता पिता का रोल है कि वो घर में दोनों को कैसे एक जैसा रखे. फेवरेट सब्जी किसी की है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी को दी जा रही है, दूसरे को भी दी जाए. छोटी छोटी चीजें, रोटी की पहली गहराई किसके मुंह में जा रही है, खाने की प्लेट कौन उठा के रख रहा है, इस चीज में भी, प्लस इस चीज में भी कि एक्सप्रेशन सिर्फ वन पर्सन का नहीं होना चाहिए. जैसे मोस्टली मदर्स जब आती है वो बोलती है कि मेरी बेटी आके स्कूल से सब शेयर करती है. मैं, मेरा बेटा कुछ नहीं बताता, क्योंकि बॉय का एक्सप्रेशन एक डिफरेंट स्पेस में आता है. वो डिफरेंट, वो टाइम लेता है. वो ऐसे नहीं लेता कि बता तुझे प्रॉब्लम क्या है. आप ऐसे पूछोगे बॉय से, वो नहीं बोलेगा. वो अपना किसी और स्पेस में, आप उसको ड्राइव पे लेके जा रहे हो, आप उसके साथ खेल रहे हो, आप उसके साथ लूडो खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, वो तब एक मोमेंट आएगा जहाँ पे वो तब बोल जाएगा कि आज पता है ऐसा हुआ मेरे साथ, इसने ये किया एंड आई डिडंट लाइक इट. हाँ, सो ये एक्सप्रेशन घरों में एनकरेज होना चाहिए. ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को रेजिलिएंट बनाएं, एट द सेम टाइम हम उनको इमोशंस को एड्रेस करना भी सिखाएं. हर बात पे वो परेशान अगर होने लग जाते हैं तो हमें उन्हें रेजिलिएंट बनना भी सिखाना है, उनकी कोपिंग भी हमें इम्प्रूव करनी है. एट द सेम टाइम हमें उनको ये भी कहना है कि अपने इमोशन को डिसमिस मत करो. कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो उस बारे में बात करो. और अब बच्चे जाते हैं स्कूल काउंसलर्स के पास भी जाते हैं, थेरेपिस्ट के पास भी आते हैं. कुछ बच्चे बहुत ओपनली डिस्कस करते हैं, कुछ बच्चे टाइम लेते हैं. सो वो बचपन से ही स्टार्ट होगा, वो कंडीशनिंग वहीं से स्टार्ट होगी. एंड डेफिनेटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट तरह से जब हम बातचीत करते हैं तो लोग बात करते हैं इस बारे में. बट मैम, जब पेरेंट्स कमिंग फ्रॉम सिमिलर दैट चेन एंड दे आर आल्सो, मतलब वो ऐसे एनवायरनमेंट से गुजर चुके हैं जिनके पेरेंट्स ही इमोशनली अनअवेलेबल थे, वो अब जाके, क्योंकि सब लोग लाइफ पहली बार जी रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि 3-4 बार एक्सपीरियंस हो क्या है. हर कोई यहाँ पे ट्रायल एंड एरर वाली बात है. ये ट्रायल एंड एरर के अंदर थोड़ी सी गाइडेंस उन पेरेंट्स को भी आपके थ्रू आना चाहिए कि ये लोग क्या बेटर कर सकते हैं इन रेजिंग देयर किड्स.